हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ जाता है तो इकोनॉमिक्स में आने वाले जितने भी लॉज हैं वो आप इजीली समझ पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट लेट्स स्टार्ट। Demand function. What is demand function? Demand function is a comprehensive formulation which specifies the factor that influence the demand for the product. Demand function state the relationship between the demand for a product and its determinants. अब अगर एज अ कंज्यूमर हम किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड करते हैं उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस, है ना। प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? अगर आप कुछ परचेस करने के लिए जाते हो, अगर आप कुछ परचेस करने के लिए जा रहे हो और आप अज्यूम करो कि एक रैशनल कंज्यूमर हो, जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो आपको एज अ रैशनैलिटी अपने माइंड में रखनी है। अगर आप रैशनल कंज्यूमर हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? प्राइस। अगर प्राइस आपके बजट में है तो ही आप परचेस करोगे, और अगर प्राइस आपके बजट में नहीं है उस प्रोडक्ट की तो आप अपनी डिमांड शिफ्ट कर लोगे या परचेस करने का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दोगे। अब डिमांड कैसी होती है? एक डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? जो इंडिविजुअल फैक्टर को, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर को शो करता है। बेसिकली हम इंडिविजुअल डिमांड को इंडिकेट करते हैं डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। वाई द फंक्शन ऑफ प्राइस? क्योंकि एक कंज्यूमर की जो डिमांड है वो टोटली डिपेंड होती है प्राइस पे। प्राइस ज़्यादा है तो वो डिमांड, प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो डिमांड कम करेगा उस प्रोडक्ट की, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर अपनी जो डिमांड है वो फ्यूचर में पोस्टपोन कर दे। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? जब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ होल, है ना, हम एक लार्जर क्वांटिटी में बात कर रहे हैं। तो मार्केट डिमांड आप किस तरीके से शो कर सकते हो? डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, function of price of x commodity, price of y commodity which are substitute goods and complementary goods, money, income of a consumer, taste and preference of the consumer, advertisement effect and unknown variable। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया। कंसेप्ट क्या है कि सब्सिट्यूट गुड्स क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्ट, सब्सिट्यूट गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स के लिए हम बोल सकते हैं कि कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोक एंड पेप्सी एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स है। अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो और यू आर द कोक लवर, आपको कोक ही चाहिए, बट एनी हाउ आपने 2-3 शॉप में देखा कि कोक अवेलेबल नहीं था तो आपने पेप्सी भी परचेस कर ली। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर कोक नहीं है तो आप अपनी डिमांड पेप्सी में भी शिफ्ट कर सकते हो। सेम विथ टी एंड कॉफ़ी। अगर आप इफ़ यू आर टी लवर, है ना, आप किसी शॉप में गए और आपको वहाँ पे चाय नहीं मिली तो आप कॉफ़ी भी परचेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स है। इसी तरीके से अब कोक और पेप्सी क्या है? एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। अब यहाँ पे सपोज करो कि जो कोक की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर कैन है। अब कोक की प्राइस 20 से डायरेक्ट 100 रुपीज़ चली गई, फिर भी आप कोक परचेस करोगे क्या? नहीं। पहले कोक की भी 20 थी और पेप्सी भी 20 थी, बट अब कोक की प्राइस कितनी है? 100, और पेप्सी अभी भी कितनी की है? 20। तो एज अ कंज्यूमर, एज अ रैशनल कंज्यूमर, आप अपनी डिमांड कोक से शिफ्ट करके पेप्सी में ला लोगे। बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोक की प्राइस इंक्रीज हो रही है। कोक की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, प्राइस कोक की इंक्रीज हो रही है, तो पेप्सी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है ना। इफ अगर कोक की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो पेप्सी की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो रही, वो भी क्या हो रही है? वो भी डिक्रीज हो रही है। सो बेसिकली सब्सिट्यूट गुड्स क्या है? अगर सपोज करो कि कोक अवेलेबल नहीं है तो आप पेप्सी भी ले सकते हो, या फिर अगर कोक की प्राइस इंक्रीज ज़्यादा, अगर कोक की जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है तो एज अ रैशनल कंज्यूमर आप अपनी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर लोगे किसी और प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? ऐसे दो गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज़ ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल
शुगर एंड टी, शुगर एंड कॉफ़ी और शुगर एंड स्वीट्स। हम ये बोल सकते हैं ना। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार एंड पेट्रोल। अब हमने देखा आपका एक प्लान है कि आप कार परचेस करने वाले हो, बट यू एनालाइज कि जो कार की जो प्राइस है, कार की जो प्राइस है वो तो आपके बजट में है, ठीक है, यू कैन अफोर्ड कार। बट आपने देखा कि कार तो भाई पेट्रोल से ही चलेंगी, विदाउट पेट्रोल आप कार चला सकते हो क्या? नहीं। लेकिन जो ये पेट्रोल है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो ऐसा प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। जो पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है या फिर डिक्रीज़ भी हो सकती है, बट अभी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे एज अ कंज्यूमर, अगर आपका कार परचेस करने का कोई प्लान है तो आप उसको फ्यूचर में शिफ्ट कर दोगे एज अ रैशनल कंज्यूमर। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए कार की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो आप अपनी जो डिमांड है किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर लो। जैसे आप पेट्रोल कार परचेस करने वाले थे, अब आप डीजल कार परचेस करोगे, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज़ ना किया जा सके। तो हमें अज्यूम करना है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकी जो प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। अब व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे? अब देखो, अगर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है, प्राइस कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होंगे, डिमांड आपकी डिक्रीज होंगी। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन बन रहा है, क्रॉस रिलेशन बन रहा है। एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड और प्राइस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट, हायर द प्राइस लोअर वुड बी द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होंगी। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड। नेगेटिवली रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अगर एक की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो रही है ना, या फिर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। दिस लॉ इज ओनली क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। हम इसे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कि एक ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, कुछ अंजम्पशंस पे बेस्ड है। अगर हमने इस अंजम्पशंस को कांस्टेंट नहीं रखा तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहेगा, है ना। तो हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, बट एक हम परफेक्ट नंबर दे पा रहे हैं क्या? नहीं। इसीलिए वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट। अब what is law of demand? According to law of demand, other thing being equal, if the price of commodity fall, the quantity demanded rise, and if the price of a commodity rise, its quantity demanded falls, है ना। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड क्या होंगी, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएंगी, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। और अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएंगी, डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। तो दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। एक कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, अदर थिंग बीइंग इक्वल। व्हाट इज अदर थिंग? मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त हमें कुछ अंजम्पशंस रखने हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कौन से अंजम्पशंस हैं। When price goes up, quantity demanded goes down. When price goes down, quantity demanded goes up. It shows the inverse relationship between price and demand.
assumption of law of demand or other thing being equal. अब ये assumptions क्या है? Basically assumptions वो होते हैं, अगर without assumption आप किसी law को पढ़ते हैं तो that law is not applicable, है ना. इस तरीके से law of demand में एक assumption है. आप अगर इन assumptions को ध्यान में रख कर law of demand पढ़ोगे तो ही आपका जो law of demand है वो applicable होगा. First assumptions क्या है? Price of related goods should not be changed. Related good कौन से? सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो मैंने अभी आपको बताया हमें ये अज्यूम करना है कि जितने भी सब्सिट्यूट गुड्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहेंगी. सेकेंड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज. आपको पता है टाइम टू टाइम कंज्यूमर के जो टेस्ट है वो भी चेंज होते हैं, प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं. तो हमें अज्यूम करना है वाइल लर्निंग लॉ ऑफ डिमांड कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कांस्टेंट ही होनी चाहिए, ऐसा हम अज्यूम करेंगे. क्यों? सपोज करो कि मेरी जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है ना. इनकम 100 रुपीज़ है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इनकम मेरी सिर्फ 100 रुपये है, इसीलिए सिर्फ मैं 50 रुपये की डिमांड कर रही हूँ. दैट मीन्स इनकम 100 रुपीज़ है, इसीलिए मैं 50 रुपीज़ की डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सेविंग भी तो करनी है ना. लेकिन अगर मेरी जो इनकम है वो 100 से डिक्रीज़ होकर 50 रुपीज़ आ गई, तो अब मैं डिमांड कितने की करूँगी, सिर्फ 25 रुपीज़ की. या जो मेरी इनकम है वो 100 से इंक्रीज़ होकर 150 गई, तो अब मैं डिमांड कितने की करूँगी, सिर्फ 70. अब मैं डिमांड करूँगी 75 रुपीज़ की. तो बेसिकली अगर मेरी प्राइस इफ़ मेरी इनकम इंक्रीज़ होती है तो मेरी जो एक डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होंगी, और अगर मेरी इनकम कम होती है तो डिमांड भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. देयर शुड बी रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो आपको अपना माइंड रैशनल रखना है. अज्यूम दैट यू आर द रैशनल कंज्यूमर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ शुड बी इक्वल, है ना. अब ये तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है क्या, बिल्कुल नहीं. अगर कोई हायर पोस्ट में है तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, कोई लोअर पोस्ट में है तो उसकी इनकम कम होंगे. तो हमें ये भी क्या रखना है, अज्यूम क्या करना है कि ये भी कांस्टेंट रहेगा. गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स ये भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. अगर टैक्स रेट इंक्रीज होता है या टैक्स रेट डिक्रीज होता है तो ये सब हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. देयर शुड बी नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, है ना. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी तो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होंगी. पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड भी कम होगी. सपोज करें कि किसी एरिया में पहले 100 पीपल्स थे, तो एक प्रोडक्ट की जो डिमांड थी 100 यूनिट की डिमांड आ रही थी, बट अब उसी एरिया में 150 की पॉपुलेशन होगी तो डिमांड भी कितने की आएंगी, 150 यूनिट की. या फिर पॉपुलेशन कम हो गई, पॉपुलेशन हो गई 75, तो डिमांड भी कितने की आएंगे, 75. मीन्स ये जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, तो हमें इसे भी कांस्टेंट अज्यूम करना है. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि विदाउट assumptions यू कांट लर्न लॉ ऑफ डिमांड. आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए समझने के लिए रैशनल माइंड रखना होगा, और इन सारे assumptions को आपको ध्यान में रखना ही होगा. अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है. अब एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपकी जो प्राइस है वो क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड भी आपकी डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है. व्हेन प्राइस वाज 10 देन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 100 यूनिट, है ना. जब प्राइस 10 रुपये थी तो डिमांड कितने यूनिट्स की हो रही थी, 100 यूनिट की. जब प्राइस 10 से 20 हुई तो डिमांड भी डिक्रीज हुई 100 to 80. जब प्राइस 80 to 30 हुई, इंक्रीज हुई, तो डिमांड भी डिक्रीज हुई 80 to 60. जब प्राइस और इंक्रीज हुई 30 to 40, डिमांड और डिक्रीज हो रही है. जब प्राइस और इंक्रीज हो रही है तो फिर से डिमांड डिक्रीज हो रही है. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है उस प्रोडक्ट का. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब प्राइस 50 थी तो डिमांड कितने की हो रही थी, 20. जब प्राइस 40 थी तो डिमांड 40 की, 30 थी तो 60, 20, 80, 10, 100. तो आप अगर ऐसा देखो तो जब आपकी जो प्राइस है, प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है ना. प्राइस अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी क्या हो रही है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है.
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी लर्न लॉ ऑफ डिमांड. सो ये जो डेटा है, ये जो एग्जांपल है, यही आपको यहाँ पे ग्राफ में भी दिया हुआ है. देखो, जब प्राइस 10 रुपये थी, प्राइस कितनी थी? 10 रुपये थी, तो डिमांड कितनी की हो रही थी? 100 यूनिट्स की हो रही थी, है ना. जब प्राइस 20 हुई तो डिमांड कितने की हो रही है? 80 यूनिट्स की. जब प्राइस यहाँ पे आपकी 30 की हुई, प्राइस 30, सो डिमांड विल बी 60. जब प्राइस आपकी जो 40 की थी, सॉरी सम टेक्निकल एरर, हाँ, जब प्राइस आपकी 40 की थी तो डिमांड भी आपकी, जब प्राइस 40 की थी, सॉरी, हाँ, जब प्राइस 40 तो आपकी जो डिमांड है वो भी कितने की हो रही है? 40 की हो रही है. जब प्राइस 50 की हुई तो डिमांड आपकी 20 यूनिट्स की हुई. सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रहा है, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे ही आपकी जो डिमांड है पर यूनिट इंक्रीज हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट, अब जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शंस, अब लॉ ऑफ डिमांड आप जब पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में आया होगा जो अंजम्पशंस, अगर हम अपने अंजम्पशंस को कांस्टेंट ना रखें तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है क्या? नहीं, है ना. अब ऐसे कुछ गुड्स अगर वो नेसेसिटी वाले गुड्स है, नेसेसिटी वाले गुड्स इन द सेंस, अगर आपका जो राशन है या आपकी जो राशन है या जो भी ऐसे प्रोडक्ट जो आप डेली नेसेसिटी में यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं. सो पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट है द गुड्स ऑफ नेसेसिटीज़. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मिल्क की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है, मिल्क की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, अगर पहले 20 रुपीज़ का था अब 25 का हो गया, तो आप परचेस करना बंद कर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, है ना. अगर जो मिल्क की प्राइस है वो कम हो रही थी, अगर मिल्क की प्राइस कम हो गई तो ठीक है, आप अभी 20 का था अब 10 का हो गया तो आप 2 पैकेट परचेस करोगे, बट आप बहुत सारे परचेस कर सकते हो क्या? नहीं, है ना. तो जो नेसेसिटी वाले गुड्स है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो, डिमांड जनरली कांस्टेंट ही रहेंगी या फिर थोड़ा बहुत चेंज होगा. गिवन पैराडॉक्स. गिवन पैराडॉक्स क्या है? फॉर एग्जांपल, गिवन पैराडॉक्स के लिए हम मेडिसिन का एग्जांपल ले सकते हैं. अब मेडिसिन एक एग्जांपल है गिवन पैराडॉक्स वाले गुड्स का. जैसे अगर मेडिसिन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है ना, मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और डॉक्टर ने आपको वही मेडिसिन रिफ़र किया परचेस करने के लिए, अब प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो आपको परचेस ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो आपके हेल्थ के लिए नेसेसरी है. बट अगर उसकी जो प्राइस कम है तो आप बहुत सारी मेडिसिन परचेस करोगे क्या? डॉक्टर ने आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में 10 डेज़ की लिख के दिया है बट प्राइस कम है इसीलिए आपने 50 डेज़ की परचेस कर ली. नहीं, आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही परचेस करोगे चाहे प्राइस ज़्यादा हो या फिर कम. कमोडिटीज ऑफ प्रेस्टिजियस और स्टेटस सिंबल. प्रेस्टिजियस गुड्स क्या हो गया? आईफोन, है ना. आईफोन एक प्रेस्टिजियस गुड हो गया. अब जितनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रही है उतनी ज़्यादा डिमांड, इसकी डिमांड भी वैसे ही इंक्रीज हो रही है. अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक कार परचेस करनी है ना, एज अ नॉर्मल कंज्यूमर आपकी जो इनकम है वो नॉर्मल है, आपको एक कार परचेस करनी है और उस कार की जो प्राइस है वो अभी बहुत ज़्यादा है, कार की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या किया? ठीक है, आपने अपने डिमांड को शिफ्ट कर दिया या किसी और प्रोडक्ट में, या फिर आपने फ्यूचर में सोचा कि ठीक है जब फ्यूचर में कम होगी प्राइस तब परचेस करूँगा. बट अगर हम अंबानी का एग्जांपल लें, है ना, तो उनके लिए अगर 10,000 20,000 या लाख रुपए कम या ज़्यादा हो रहा है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं. यूज्ड बाय रिच पीपल फॉर हुम द प्राइस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके लिए प्राइस इज नॉट अ फैक्टर, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस ज़्यादा हो या फिर कम हो. एक्सेप्शन फॉर द फ्यूचर चेंज इन प्राइस, है ना. अब हम यहाँ पे रियल स्टेट का एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो कि कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट आया है, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जो लैंड है वो 50 लाख से स्टार्ट हो रही है,
बट आपने अज्यूम किया कि भाई ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, इवन यू कांट अफोर्ड, आपको ये परचेस करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। बट आप एज अ फ्यूचर एनालाइज कर रहे हो, तो आपको पता है कि आज अगर ये जो लैंड है वो 50 लाख रुपीज़ की है, तो आज से 2 साल या 3 साल बाद इसकी प्राइस क्या हो जाएंगी, 1 करोड़ हो जाएंगी, है ना। तो आप अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, फ्यूचर प्राइस को देख के डिमांड कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि इसकी फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है, इसीलिए आप अभी परचेस कर लोगे, है ना। तो अभी परचेस कर रहे हो, बेसिकली ये आपने कैसे डिसाइड किया, फ्यूचर प्राइस को एनालाइज करके। सो इफ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज एंड देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ फर्दर इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड फॉर अ सच कमोडिटी विल इंक्रीज, है ना। कि अगर प्राइस ज़्यादा होने वाली है तो आपने परचेस कर लिया क्योंकि आप फ़ायदे में ही रहोगे। या एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि अगर आपको एक स्मार्टफोन परचेस करना है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा, आपके पास है अभी स्मार्टफोन, बट आपको कुछ एक अपडेटेड क्वालिटी का परचेस करना है। तो आपने अपने डिमांड देखा कि मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है। फिर आपने देखा कि दिवाली में या किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में जो कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो आप अभी ना परचेस करते वक्त उस पर्टिकुलर टाइम का वेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए बिग बिलियन, अमेजोन का बिग बिलियन, है ना। तो बिग बिलियन डेज में क्या होता है, जनरली डिस्काउंट होता है तो ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट कर रहे हो, इसीलिए आपने उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की, है ना। तो फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, इस बेसिस पे आप अपनी डिमांड जस्टिफाई कर रहे हो। फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होगा, इसीलिए आप परचेस अभी कर रहे हो, इसीलिए अभी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। या फिर फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है, इसीलिए अभी आपने अपनी डिमांड पोस्टपोन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। व्हेन कंज्यूमर बिहेव दैट हायर प्राइस विल हैव हायर क्वालिटी, है ना। कभी कभी हमें ऐसा क्या लगता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर, जनरली फॉर गर्ल्स, अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है, तो हमें क्या लगता है इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कॉस्टली है मतलब क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होंगी, है ना। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम बहुत महंगे प्रोडक्ट परचेस करते हैं। सनग्लासेस, ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर करती है, बट हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम है, इसीलिए वो जो प्राइस है वो 10,000 है ना। विदाउट ब्रांड आपको वो 2,000 3,000 में मिल जाएगा, बट हम ब्रांड के नाम के लिए वो परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे माइंडसेट क्या है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होंगी, प्राइस कम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको एग्जाम में पूछता भी है लॉ ऑफ डिमांड, तो आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हियर वी एंड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।